अच्छा, अब हम चलते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर लेक्चर। हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। वी नीड टू स्टार्ट वर्ब। अच्छा, वर्ब किसे कह रहे होते हैं? तो वर्ब इज अ वर्ड which shows an action or state। अब आप लोग में से जिन बच्चों को ये डेफिनेशन मालूम है बेटे के साथ, वर्ब जो होता है दैट इज बेसिकली एन एक्शन वर्ब। इस तरह के हमारे पास पिछली क्लास के अंदर हमारी एक स्टूडेंट है, बहुत जज्बाती बच्ची हमारी वसीला फातिमा, तो वो जज्बात में आकर बेचारी बह गई थी, कोई मसले वाली बात नहीं है। वसीला बेटे बी अटेंटिव हियर, ठीक है ना? बहुत तवज्जो के साथ ये लेक्चर क्लियर कर लेना सो दैट द कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर टू यू। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें एक मिसकंसेप्शन जो है, वो मिसकंसेप्शन क्या होती है कि सर एक्शन वर्ड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो पहली बात, यू शुड कीप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। पहली बात तो क्या आज के लेक्चर में ये बात क्लियर कर लीजिएगा, बॉयज और गर्ल्स प्लीज। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ मेन वर्ब होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होती है। जैसे इज एमआर है या वॉज वर है या हैज है, हैड है, डू डज है, तो ये दिमाग में बच्चों के होता है कि सर कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हालांकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों बातों के लिए आज की क्लास में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। वर्ब के बारे में मैंने क्या लिखा बेटे? वर्ब इज द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट। इसी रिदम में अगर आप रिपीट कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। वर्ब इज द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट। आई रिपीट, वर्ब इज द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट। वंस मोर आई रिपीट, वर्ब इज द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वो होता है या वर्ब वो लफ्ज होता है जो किसी एक्शन को जाहिर करता है, किसी स्टेट को जाहिर करता है। एक्शन का मतलब अमल होता है, स्टेट का मतलब हालत है, ठीक है? तो वर्ब इज द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट, ठीक है? इससे बात आपको जाहिर हो रही कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब जो है मोड के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में वन थिंग शुड बी केप्ट वेरी क्लियरली इन द माइंड कि जिस जुमले में एक्शन वर्ब होगा बेटे देयर विल बी नो स्टेट वर्ब, एंड दोस सेंटेंसेस इन व्हिच वी फाइंड आउट स्टेट वर्ब, तो देयर विल बी नो एक्शन वर्ब, ठीक है? बोथ आर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब कि जिस जुमले के अंदर एक्शन वर्ब होगा वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होगा, और जिस जुमले में स्टेट वर्ब होगा वहां पर एक्शन वर्ब मौजूद नहीं होगा। हाँ, इफ यू फाइंड आउट टू क्लॉजेज इन वन सेंटेंस, अगर जुमला एक है और एक जुमले के दो हिस्से हैं तो एक में एक्शन और एक में स्टेट हो सकता है, ठीक है? आई रिपीट दिस पॉइंट। देखें, वर्ब इज द वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं बेटे जो किसी एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है, तो ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस जुमले में एक्शन वर्ब होगा बेटे वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होगा, और जिस जुमले में स्टेट वर्ब होगा वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होगा। अगर एक जुमला है and if a sentence is two clauses, तो one would be containing a state verb and second would be containing action verb, तो this would be possible, ये मुमकिन होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जुमले में अगर एक्शन वर्ब है तब भी, और जुमले में स्टेट वर्ब हो जब भी, होगा वो मेन वर्ब। काइंडली पुट इन द माइंड ओवर देयर। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो इल्म को लिखकर कहीं पर कैद कर ले, ठीक है? आई रिपीट, ईदर यू फाइंड आउट स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब इन द सेंटेंस। जुमले में एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब बेटे, होता वो मेन वर्ब है, ये याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्शन वर्ब तो मेन वर्ब होता है, ये बात तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्टेट वर्ब भी जो होता है वो मेन वर्ब भी होता है। काइंडली पुट इन द माइंड देयर, ठीक है? अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, क्योंकि ये मिसाल मैं मिटा दूंगा जो मैं जुमला लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि शी इज अ गुड डॉक्टर, शी इज अ गुड डॉक्टर, अगर मैं पूछूं जुमले के अंदर स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब, तो मेरे ख्याल में आपका जवाब होना चाहिए सर दिस सेंटेंस हैज अ स्टेट वर्ब। इसके अंदर एक स्टेट वर्ब मौजूद है, और वो स्टेट वर्ब कौन सा हमारे पास? इज है। अब किसी के दिमाग में अगर ये जाता है कि सर इज ये हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लीज वो अपने दिमाग को लियारी से थोड़ा पीछे लेकर आ जाए। हम लोग पीसीएचएस के अंदर मौजूद हैं, वहीं पर हमारा सेंटर, हम वहां पढ़ लें। लियारी की वादियों में घूमने की जरूरत नहीं। किसी के जहन में अगर ये बात आता है कि सर ये इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो काइंडली वो अपनी इंग्लिश को जरा संभाल के रखे। ऐसा ना हो ऑक्सफर्ड की 4-5 खिड़कियां खुल जाएं और उसकी इंग्लिश जो है वो डेवोस्टेट हो जाए, ठीक है? मैंने अभी जुमला क्या कहा था? आई टोल्ड यू पीपल अ लिटिल बिट अर्लियर, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जुमले में एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो, होगा वो मेन वर्ब।
अब इस जुमले में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। शी इज अ डॉक्टर, सॉरी शी इज अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छी डॉक्टर है, ये उसकी हालत यानी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैं जुमला ये लिखूं कि शी ट्रीट्स हर पेशेंट वेरी enthusiastically। अब पहला जुमला लिखा हुआ शी इज अ गुड डॉक्टर और दूसरे में लिखा हुआ शी ट्रीट्स हर पेशेंट वेरी एंथुसियास्टिकली। अगर मैं पूछूं जुमले में वर्ब क्या, तो आप कहेंगे सर ट्रीट से। इज इट एन एक्शन वर्ब, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं जुमले में एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब है, दोनों कहलाएंगे एमवी यानी मेन वर्ब कहलाएंगे पहली बार। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेट और एक्शन दोनों अल्टरनेट होते हैं। जिस जुमले में स्टेट वर्ब होगा वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होगा, और जिस जुमले में एक्शन वर्ब होगा वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होगा। यही बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो शी इज अ गुड डॉक्टर, शी ट्रीट्स हर पेशेंट वेरी एंथुसियास्टिकली। तो एक में एक्शन वर्ब है और एक में स्टेट वर्ब है हमारे पास, लेकिन दोनों सूरतों में है वो मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इन जुमलों को इकट्ठे मिलाना चाहूं, इन दोनों जुमलों को आपस में मिला दूं एंड लगाकर, तो जुमला हमारे पास क्या बनेगा, जुमला ये बनेगा शी इज अ गुड डॉक्टर एंड she is a good doctor and she treats her patient very enthusiastically। she is a good doctor and she treats her patient very enthusiastically। तो अब एक जुमला है, जुमले के दो हिस्से हैं, एक में एक्शन और एक में स्टेट वर्ब, बिल्कुल मुमकिन है। अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग, आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग, के मेरे बैग में 3 किताबें मौजूद हो, तो इस जुमले में वर्ब क्या होगा, हैव। और मैं अगर पूछूं कि डज दिस सेंटेंस हैव एन एक्शन वर्ब, क्या इस जुमले के अंदर कोई एक्शन वर्ब है, तो मेरा बेटा आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, इसके अंदर स्टेट वर्ब है। और मैंने आपको बताया था कि देखिए स्टेट वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो, दोनों सूरतों में दैट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। अगर किसी बच्चे का दिमाग घूमते घूमते थोड़ा सा आगे चला गया सीवीयू की तरफ, तो वहां की इंग्लिश हमें नहीं सीखनी ब्रिटिश। आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग, इस जुमले के अंदर हैव वर्ब है, और ये भी याद रखिएगा मेन वर्ब है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे, ये बात आगे क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको एक जहन में ये रखना है कि जिस जुमले के अंदर एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो, दोनों सूरतों के अंदर वो होता मेन वर्ब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम जो है वो एक अमन का मजहब है, तो इसमें इस स्टेट वर्ब है और मेन वर्ब है और जुमले के अंदर कोई एक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कहूँ कि इस्लाम इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इस्लाम इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब इसमें एक्शन वर्ब आ गया स्प्रेडिंग, और इसके अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि इस्लाम जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो जुमले में एक्शन वर्ब हो या स्टेट हो, दोनों सूरतों के अंदर वो होता मेन वर्ब है। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर मैं जुमला कहता हूँ कि यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, कभी कभी झूठ में मजाक में बोल देता हूँ, आप लोग मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, तो इस जुमले के अंदर मैं एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अब इन दिस सेंटेंस आर इज गोना बी वर्ब, आर इसमें वर्ब है और मेन वर्ब है क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्टेंस मौजूद है, इसको स्टेट वर्ब कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर मैं कहूँ कि यू आर रियली डूइंग वेरी गुड वर्क, कि आप लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डूइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा, लेकिन है एक्शन वर्ब। तो इस बात को तो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि वर्ब इज द वर्ड विच शोज एन एक्शन, और स्टेट के वर्ब वो वर्ड होता है बेटे जो किसी एक्शन और स्टेट को जाहिर करता है। लेकिन जुमले के अंदर एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो, होगा वो मेन वर्ब। यू आर सपोज टू कीप इन द माइंड वेरी प्रॉपरली। अब ये डेफिनेशन का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब हम बात करते हैं वर्ब की टाइप को। तो याद रखिएगा वर्ब होते दो किस्म के, एक हमारे पास कहलाता है मेन वर्ब, जज्बाती हो गया मैं भी नाजरीन। तो एक हमारे पास कहलाता है मेन वर्ब और दूसरा हमारे पास कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की कैटेगरी बेसिकली दो होती है, एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अच्छा, ये जो मेन वर्ब होता है इट हैज गॉट फर्दर टू क्वालिटीज। मेन वर्ब भी दो किस्म के होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी दो किस्म के होते हैं। मेन वर्ब जो दो किस्म के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर एक डॉट बनाया, एक्शन वर्ब। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि मेन वर्ब एक्शन वर्ब एक्शन के फॉर्म में होगा,
या फिर स्टेट वर्ब हो गया। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब दो किस्म के होते हैं हमारे पास, एक कहलाएगा ऑक्सिलरी वर्ब और एक हमारे पास कहलाता है मॉडल वर्ब्स। देखिए आई टोल्ड यू पीपल के वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब। बेटे वर्ब हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है मेन वर्ब और सेकंड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब विल बी इन टू फॉर्म। मेन वर्ब जो है वो जुमले में दो तरीकों से हो सकता है, या तो स्टेट वर्ब होगा या फिर एक्शन वर्ब होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये जुमला कई बार बोला कि इधर यू फाइंड आउट स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब इन अ सेंटेंस। आप जुमले में एक्शन वर्ब ढूंढे या स्टेट वर्ब, दोनों सूरतों में वो होगा मेन वर्ब, ये याद रखिएगा। और मैंने इसकी एग्जांपल भी दिए, तो मेरे ख्याल में आई एम नॉट सपोज टू गिव यू मैनी एग्जांपल रिगार्डिंग इट बिकॉज आई हैव गिवन यू। मेन वर्ब दो किस्म के होंगे, या तो एक्शन वर्ब होगा या फिर स्टेट वर्ब होगा। लेकिन अगर एक ही जुमले के दो हिस्से तो एक में एक्शन और एक में स्टेट वर्ब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड इज कॉल्ड मॉडल। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल दैट आई इलैबोरेटेड यू पीपल की देखिए वर्ब जो होता है वर्ब दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड मेन वर्ब, सेकंड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब कैन बी यूज्ड इन टू कैटेगरीज, दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। वो जुमले में या तो एक्शन को दायर करोगा या फिर स्टेट को। और मैंने आपको ये बात बता दी है कि स्टेट वर्ब हो जुमले में या एक्शन वर्ब हो, दोनों सूरतों में वो होगा मेन वर्ब। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन बेटे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। पहले सवाल पूछ के फिर मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने आपको ये बात बताई, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है और लाइक इफ ही और शी हैज बीन टॉट लाइक दैट कि सर, तो वो सवाल पूछकर क्लियर कर ले भाई जुमले में स्टेट वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो, होगा वो मेन वर्ब। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी सीरत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर जुमले में स्टेट वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ नहीं हो सकते, स्टेट और एक्शन दोबारा वर्ब। बोलें। सर एक जुमले में स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों साथ नहीं हो सकते। दोनों साथ नहीं हो सकते। और अगर दो जुमले हो तो उनको ज्वाइन किया हो तो उसमें हो सकता है ऐसे। बिल्कुल ऐसा था, जैसे हमें आपकी स्क्रीन पे नजर आना शी इज अ गुड डॉक्टर, यस सर। तो ये स्टेट वर्ब हो गया, इसमें एक्शन नहीं है। लेकिन शी ट्रीट्स हर पेशेंट वेरी इंथुजियास्टिकली, ये हमारे पास एक्शन वर्ब हो गया। इन दोनों को मिला दें तो एक जुमला होगा, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक में स्टेट वर्ब होगा एक में एक्शन वर्ब होगा। एक ही जुमले में एक ही वक्त के अंदर एक्शन और स्टेट इस्तेमाल नहीं हो सकते। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ऑलराइट, वेलकम बेटा। तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी। और खासतौर पर वो बच्चे जो एएसएमआर को देखकर उनकी आंखों में खून सवार हो जाता है ना, वॉज वर एएसएमआर है को देखकर आंखों में खून सवार हो जाता है और वो लोग अपने मोजों से रॉकेट लॉन्चर निकाल के फायरिंग शुरू कर देते हैं कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वो जरा गौर से सुन लीजिएगा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब कैन बी अप्लाइड इन टू फॉर्म, ईदर एक्शन और स्टेट वर्ब, बट एक्शन स्टेट बोथ आर ऑल्टरनेट। जहां पे स्टेट वर्ब होगा वहां पर एक्शन वर्ब नहीं होगा, और जहां पर एक्शन वर्ब होगा वहां पर स्टेट वर्ब नहीं होगा। आई गिव यू एग्जांपल और फर्दर मोर आई एम गोना गिव एग्जांपल अहेड। मैं आगे चलकर आपको और एग्जांपल दे दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब कैन बी अप्लाइड इन टू मोड। इसको भी दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, ये दो कैटेगरीज इसकी। एक कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा कहलाता है मॉडल वर्ब। ठीक है, और एक कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कहलाता है मॉडल वर्ब। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बच्चा इसको पिक कर पाता है। इल्मी गुफ्तगू क्या है, देखिए कि अगर कोई पूछता है कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, कि जुमले में वर्ब का कमाल क्या होता है, क्या किरदार होता है, क्या अहमियत होती है जुमले की। तो याद रखिएगा बेटे, वर्ब इज अ वर्ड बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। काइंडली कीप इट इन एक्नॉलेजमेंट। वर्ब इज अ वर्ड बाय विच वी आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। वर्ब वो वर्ड होता है जिससे हम पहचानते हैं कि जुमला किस जमाने में बोला गया, किस टेंस में। समझ में आ रही बात? आई रिपीट,
verb is a word which shows by which we get to know कि which tense is it. Verb is a word by which we identify the tense of a sentence. यानी verb वो word होता है जिसके जरिए हम tense को पहचानते हैं. अब कुछ जुमलों को मेन वर्ब से पहचानते हैं, कुछ जुमलों को हम टेंस के अंदर कुछ जुमलों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं. अगर जुमले में वर्ब ही ना हो ना तो वर्ब के बगैर तो जुमला बन ही नहीं सकता, एंटायरली इम्पॉसिबल. जुमले में सब्जेक्ट ना हो तब भी जुमला बन सकता है, जुमले में ऑब्जेक्ट ना हो जब भी जुमला बन सकता है, बट विदाउट वर्ब देयर वुड बी नो सेंटेंस इन द सेंटेंस, देयर वुड बी नो सेंस इन द सेंटेंस. जुमले में कोई सेंस होगा ही नहीं. इसीलिए सबसे जो की फैक्टर है ना, जो मैंने पिछली दफा हेडिंग बनाई थी करेक्शन ऑफ एरर, तो करेक्शन ऑफ एरर में सबसे मेन पॉइंट है ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, पूरा गेम ही इंग्लिश के अंदर यही है. और आप लोग आगे चलकर जब एप्टीट्यूड पढ़ेंगे ना, तो वर्ब ऐसा वर्ड होता है जिससे हम टेंस को पहचानते हैं. वर्ब अगर जुमले में ना हो तो हम टेंस को नहीं पहचान सकते. हाँ, समटाइम इट हैपेंस कि वी आइडेंटिफाई द टेंस विद द हेल्प ऑफ द मेन वर्ब, एंड समटाइम इट हैपेंस कि वी आइडेंटिफाई द टेंस विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. मिसाल के तौर पर अगर मैं जुमला कहूं कि शी स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज, शी स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज. अब इस जुमले का अगर मैं पूछूं टेंस कौन सा है, तो आप बच्चे तो नींद में भी झूम के बता देंगे सर इसमें स्पीक के साथ एस आ रहा तो प्रेजेंट सिंपल है. अब स्पीक से ही पहचाना ना. अगर मैं कहूँ शी स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज, तो क्या ट्रुथ से, ऑलवेज से या शी से पहचाना? बिल्कुल भी नहीं पहचाना. अब इस जुमले के अंदर मैं टेंस को किससे पहचाना? स्पीक से. अगर यही मैं कह दूं कि शी स्पोक द ट्रुथ ऑलवेज, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया. क्लियर है? अगर मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट, अब ये जुमला कौन सा टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि एम के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है. अगर मैं कहूँ आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे वॉज के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर इन दोनों जुमलों को हमने इज, एम, आर और वॉज वर्ब इससे सॉर्टिफाई किया, तो हेल्पिंग वर्ब से पहचान रहे. सॉरी, ये पूरा मिट गया. इसको दोबारा मैं लिख देता हूं कि वर्ब इज अ वर्ड which shows an action or stage. ठीक है, वो जुमला नहीं लिख रहा मैं. वर्ब होते दो किस्म के, एक कहलाता हमारे पास मेन वर्ब और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब दो किस्म के होते हैं. कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक्शन वर्ब और एक क्या कहलाता है? स्ट्रेट वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से कहलाते हैं हमारे पास? एक कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है? मॉडल वर्ब. ठीक है, अब मेन वर्ब की क्लासिफिकेशन तो आपको मालूम है. अब मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको जुमला बता दूं. देखिए, हेल्पिंग वर्ब किसे कह रहे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की मदद करता है, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब हैज टू कैटेगरीज, एक हमारे पास कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा कहलाता है मॉडल वर्ब. इसको जरा जल्दी जल्दी समझिएगा, बहुत आसान है. देखिए, मैं पहले आपको जुमला इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा भी आपको इंग्लिश में ही बोलूंगा, आपको इंग्लिश में ही समझना है. डिफरेंस क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब के अंदर? तो याद रखिएगा, all those words which are used as helping verbs only in tenses, they are called auxiliary verbs. All those words which are used as helping verbs only in tenses, they are called auxiliary verbs. I repeat, all those words which are used as helping verbs only in tenses, they are called auxiliary verbs. यानी वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का. यानी वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहला रहे होते हैं. अब टेंसेज हमारे पास कितने होते हैं? 3. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. हर एक की 3 टाइप होती, तो 4 × 3 = 12. तो याद रखिएगा ऑक्सिलरी पूरी इंग्लिश के अंदर 12 है.
यानी 12 टेंसेस के अंदर जो जो अल्फाज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे होंगे, सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी तरह ऑल दोज वर्ड विच आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब अपार्ट फ्रॉम टेंसेस, और वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेस से हटकर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास मॉडल वर्ब कहलाते हैं। बस all those words which are used as helping verb only in tenses, they are called auxiliary verb, and all those words which are used as helping verb apart from tenses, यानी वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो वो हमारे पास क्या कहला रहे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। और वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेस से हटकर, यानी टेंस में आप उसको पहचान न सके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वो हमारे पास क्या कहला रहा होगा, मॉडल वर्ब कहला रहा होगा। लेकिन दोनों होंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी वो मेन वर्ब की मदद कर रहे हैं, वो अपने आप के अंदर वर्ब का काम नहीं कर सकते। अब इसकी मिसाल कैसे देखें, मैं अगर आपसे कहूं कि टेंस कितने होते हैं तो आप कहेंगे 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक के 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सारे टेंसेस के अंदर जो जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनको अलग अलग लिखे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, डू या फिर डज, यस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल होता है, डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल होता है, विल और शैल। कोई कंफ्यूजन, 3 हेल्पिंग वर्ब हो गए। प्रेजेंट कंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, इज, एम, आर। पास्ट कंटेंस में क्या इस्तेमाल होता है, वाज और वर। फ्यूचर कंटेंस में क्या इस्तेमाल होगा, विल या शैल के साथ भी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट में हैड। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस में क्या इस्तेमाल होता है, हैज और हैव के साथ बिन। फ्यूचर परफेक्ट कंटेंस के अंदर हैड बिन, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटेंस के अंदर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल होगा, विल और शैल के साथ हैव बिन। अभी देखिए 12 वर्ड लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक ही वर्ड काउंट होते हैं। जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैज आता है उसमें हैव नहीं आता, जिसमें हैव आता है उसमें हैज नहीं आता, तो ये ऑल्टरनेट होते तो इसको एक ही काउंट करेंगे। अब ये 12 वर्ड मैंने लिखे, ये टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। तो आई एम श्योर कि दिस कांसेप्ट वुड बी क्लियर टू यू ऑल, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। मैंने जुमला क्या कहता हूं, ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब ओनली इन टेंसेस, दे आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। उन वो होते तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कहला रहा होता है वो। और इससे हटकर मैंने क्या कहा था, वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेस से हटकर वो तमाम तर अल्फाज जो टेंसेस से हटकर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, वी नेम देम मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब देखिए बेसिकली है क्या, आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि इंग्लिश में मॉडल वर्ब होते 9 हैं, ठीक है। कितने होते हैं टोटल, 9 हेल्पिंग वर्ब, 9 मॉडल वर्ब होते हैं। लेकिन 2 वर्ब ऐसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, सॉरी, 2 हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं या 2 वर्ब ऐसे होते हैं जिनको मॉडल की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मॉडल वर्ब में भी काउंट किए जाते हैं। यानी अगर मॉडल वर्ब की बात की जाए तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है विल, इसी की पास्ट फॉर्म वुड। शैल, इसी की पास्ट फॉर्म शुड। कैन, इसी की पास्ट फॉर्म कुड। मे, इसी की पास्ट फॉर्म माइट। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, मस्ट। ये 9 मॉडल वर्ब होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक कहलाता है ought to और एक कहलाता है हैड बेटर। ये टोटल 11 वर्ड होते हैं, इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है क्योंकि ये जिसमें इस्तेमाल होते हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द टेंस, आप टेंस की पहचान नहीं कर सकते उसके अंदर, ये अच्छी तरह याद रखिए। अब अगर किसी बच्चे के ध्यान में सवाल आ रहा होगा, जैसे वसीला फातिमा ने हाथ उठाया, तो वसीला फातिमा का सवाल यही होगा कि सर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में भी आ रहा है,
तो आपने इसको मॉडल वर्ब में क्यों लिखा है, लेकिन बहरहाल पूछ ले तो हो जाता कोई और सवाल है। जी वसीला फातिमा। नहीं सर, यही सवाल था मेरा। मुझे पता था कि आपका सवाल यही होगा। आप ये कहना चाह रही ना कि सर विल और शैल तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब में लिखा और मॉडल वर्ब में भी लिखा है, सही है ना? जी जी। थैंक यू। मैं बताता हूँ बेटा जवाब। आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा, सर ये जो विल और शैल है ये तो आपने हेल्पिंग वर्ब में भी लिखा ऑक्सिलरी के अंदर और हेल्पिंग वर्ब में लिखा मॉडल वर्ब के अंदर भी, तो क्या फर्क है? तो दोनों के इस्तेमाल अलग अलग है। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल फिलहाल अभी नहीं दे रहा, बस इतनी सी बात रखिएगा, विल और शैल मॉडल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वेयर डू वी यूज इट, ये आगे चलकर पॉइंट आएगा। मैट्रिक के कुछ बच्चे हैं जो अभी गहरी नींद में सो रहे, सस्ता नशा करके बैठे हुए सारे बच्चे, वरना इनको मैट्रिक में मैंने पढ़ाया हुआ। बहरहाल वसीला बेटा ये आपका सवाल मेरे जहन में है, आई वुड आंसर यू बट लेटर और नॉट नाउ। अभी सिर्फ ये चीज याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब हैज टू कैटेगरीज। हेल्पिंग वर्ब हैज टू कैटेगरीज, एक कहलाता है ऑक्सिलरी, सेकंड इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब जो है 12 होते हैं, मॉडल वर्ब 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाकायदा मैंने लिखकर आप लोगों को बता दिया। तो नाउ द लेक्चर ऑफ द वर्ब हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ वी प्रोसीड अ लेक्चर टुवर्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, कोई टाइप नहीं होती, बस ये याद रखिएगा ऑब्जेक्ट इज द वर्ड व्हिच ऑन व्हिच द वर्क इज परफॉर्म, यानी जिस पे काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहला रहा होता है। इसकी कोई टाइप वाइप नहीं होती। इसकी एक चीज होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मैं आप लोगों को जब एक्टिव पैसे पढ़ाऊंगा तो वहीं पर उसकी ज्यादा बेसिक बेस बनेगी, तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि हमारे बच्चे एक्टिव पैसे में बौखला जाते हैं ना, सर वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये बात मैं आप लोगों को वहां बताऊंगा। ठीक है, तो बकौल आपके किसी भी जुमले के स्ट्रक्चर में 3 चीजें जरूरी होती, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये जवाब गलत है। अब ग्रामर का वो पॉइंट जिसके चक्कर में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट बताया, वर्ब बताया, तो वो क्या था? तो याद रखिए किसी भी जुमले के स्ट्रक्चर के अंदर वी रिक्वायर 2 थिंग्स, 2 चीजों की जरूरत होती है। एक सब्जेक्ट कहलाता है बेटे, दूसरा हमारे पास कहलाता है प्रेडिकेट। बस ये याद रखिएगा किसी भी जुमले के स्ट्रक्चर के अंदर, यानी व्हेनेवर यू फॉर्म एनी सेंटेंस, तो सेंटेंस का मतलब इधर आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव। डू नॉट ट्राई टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरोगेटिव। किसी भी सिंपल जो जुमला होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर में 2 चीजें जरूरी होती, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट जरूरी होता है। अच्छा, सब्जेक्ट किसे कह रहे होते ये तो मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट क्या होता है ये तो आपको मालूम है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रेडिकेट के बारे में ग्रामर की किताबों में लिखा हुआ है कि प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। बस ये इसकी डेफिनेशन है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब मेरे ध्यान में एक सवाल आता है, व्हाट, क्या बताता है ये? व्हाट डज इट टेल इन द सेंटेंस, जुमले में वो क्या बताता है? अब ग्रामर की किताबों में तो ये लिखा बेटे कि प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है ये तो नहीं मालूम है। यही मैं आपको बताऊंगा। ग्रामर की किताबों से हटकर कुछ बातें ऐसी जो जनरली मैंने पढ़ा कर बच्चों से जो प्रॉब्लम होती थी उससे मैंने सीखी में, तो आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल। देखिए, प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट डज द प्रेडिकेट टेल अबाउट द सब्जेक्ट, कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? तो सिंपल सी बात है, जैसा सब्जेक्ट वैसी बात वो बताता है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगर एक्टिव सब्जेक्ट है, जुमले के अंदर एक्टिव सब्जेक्ट है, तो प्रेडिकेट ये बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, व्हाट द सब्जेक्ट डिड और व्हाट द सब्जेक्ट विल डू। अभी मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है। कंटिन्यूअस का लिखूंगा तो ऑब्लिक बढ़ते जाएंगे, परफेक्ट का लिखूंगा ऑब्लिक बढ़ते जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखूंगा ऑब्लिक बढ़ते जाएंगे। अगर एक्टिव होगा
सिंपल सी बात ये है कि सब्जेक्ट जो है, प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बता रहा होगा कि वो कौन से टेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा है और क्या परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह अगर सब्जेक्ट पैसिव होगा बेटे, पैसिव सब्जेक्ट है जुमले के अंदर, उसमें प्रेडिकेट क्या बताएगा, व्हाट द सब्जेक्ट इज, what the subject was and what the subject will be। ये बात बताएगा प्रेडिकेट। देखिए सिंपल सी बात ये है, समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये ब्लैक मार्कर से जितना मैंने लिखा है कि अगर एक्टिव सब्जेक्ट होगा तो व्हाट डज सब्जेक्ट टेल, व्हाट डज प्रेडिकेट टेल, तो प्रेडिकेट टेल दैट व्हाट द सब्जेक्ट डज, यानी व्हाट व्हिच एक्शन डज द सब्जेक्ट परफॉर्म इन द सेंटेंस। और पैसिव सब्जेक्ट होगा तो व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट वाज एंड व्हाट द सब्जेक्ट विल बी। मैं इसकी एग्जांपल अभी दे देता हूं, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रेडिकेट होता क्या है, तो याद रखिए किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को हटाने के बाद आफ्टर आफ्टर एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हटाने के बाद, सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करने के बाद जो कुछ बचता है बेटे वो प्रेडिकेट कहलाता है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, आई रिपीट द पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा। प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या बताता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बस ये याद रखिएगा सब्जेक्ट को हटाने के बाद जुमले में जितनी चीजें बचती हैं वो सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। कैसे कहलाता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हैज बीन लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक फॉर 2 hours। अब शी हैज बीन लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक फॉर 2 hours, अगर मैं पूछूं इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। एक्टिव है या पैसिव है तो कहेंगे एक्टिव सब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि सर जुमले में एक्शन परफॉर्म करी। प्रेडिकेट क्या है, ये पूरा प्रेडिकेट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है, प्रेपोजिशन है, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, लॉस्ट एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, टू एडजेक्टिव है, आर नाउन है। तो शी हैज बीन लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक फॉर 2 hours, अभी जुमले में सब्जेक्ट क्या है, शी सब्जेक्ट है, बाकी जितना हिस्सा बचा वो प्रेडिकेट कहला रहा होगा। एक जुमला मैंने यहां पर और लिखा, स्मिथ हैज ब्लैक एंड अ वाइट कैट। अब मैं पूछूं जुमले में सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे सर स्मिथ एक्टिव है पैसिव है, तो पैसिव सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि जुमले में एक्शन मौजूद नहीं है। बाकी जो ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी जुमले में सब्जेक्ट को हटाने के बाद जितना कुछ बचता है बेटे वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट क्या बताता है, जुमले में डिपेंड करता है। पहला जुमला लिखा हुआ शी हैज बीन लुकिंग फॉर अ लॉस्ट बुक फॉर 2 hours, अभी जुमले में प्रेडिकेट पता है क्या बता रहा है, हम यूं लिखेंगे, इसकी कमेंट्री अगर लिखनी होगी तो हम लिखेंगे इन दिस सेंटेंस predicate tells us that the subject has been looking for a lost book for 2 hours। इस जुमले में प्रेडिकेट हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट 2 घंटे से खोई हुई किताब को ढूंढ रहा है। समझ में आई बात। इसका प्रेडिकेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन दिस सेंटेंस predicate tells us that the subject has a black and a white cat। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। इसकी एग्जांपल अगर नहीं समझ में आएगी बेटे तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आप लोग को एक वर्कशीट ग्रुप पे शेयर करूंगा, उस ग्रुप के वर्कशीट के ऊपर आपने करना क्या होगा, मैं वो पिक्चर भेजूंगा आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे, उस जुमले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और हर प्रेडिकेट की कमेंट इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है कि प्रेडिकेट जुमले में क्या होता है।
जी शामिया जमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि अगर सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल हो तो वो फिर किस में आएगा, सब्जेक्ट में या प्रेडिकेट में? देखें बेटे, सब्जेक्ट से जब पहले आर्टिकल आता है ना, तो आर्टिकल जी। अपने आप में कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, वो आता ही नाउन से पहले। तो आर्टिकल जब नाउन के साथ मिलेगा तो उसका एक वजन पैदा होगा, एक मीनिंग पैदा होती है, ठीक है। जी सर। तो वो आर्टिकल भी सब्जेक्ट में ही काउंट होगा। ओके सर, थैंक यू। मिसाल के तौर पर मैं आपको जी एक सर। जुमला कहता हूँ। अगर मैं जुमला कह रहा हूँ द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल, मैंने जुमला क्या कहा? द बुक इज लाइंग अंडर द अंडर द टेबल। टेबल। तो जुमले में सब्जेक्ट क्या हो गया? द बुक है। तो ये द बुक पूरा हुआ। ऐसा नहीं कि हम द को सब्जेक्ट लेंगे, बुक को नहीं लेंगे। द बुक पूरा सब्जेक्ट बनेगा और लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग अंडर द टेबल, तो इज लाइंग अंडर द टेबल दैट विल बिकम द प्रेडिकेट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, आर्टिकल डज नॉट हैव एनी मीनिंग इटसेल्फ बेटे। आर्टिकल की अपनी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती, जब तक वो किसी नाउन के साथ ना मिले वो अपनी मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटे। बट बिफोर एंडिंग क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल समथिंग रिगार्डिंग, इसको पॉजिटिव लीजिएगा और मुझे पता है कि यू विल टेक इट पॉजिटिव आउट देयर। मेरी बातों को अच्छी तरह समझने वाले बच्चों में से आप भी एक स्टूडेंट हैं। देखिए, कोविड जो पेंडेमिक चल रहा है बेटे, इसके हालात के अंदर आपको पता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पीपल हैव एन आइडिया। तो इस फ्री टाइम के अंदर अपने आप को जाया नहीं करना बेटे। यू आर सपोज टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम आउट देयर। कि पेपर हो ना हो, यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर जनरल नॉलेज। वट एवर वी आर बीइंग taught, you should think whatever you are being taught, so you should keep in the mind very properly. You should keep on practicing as well. कोशिश करते रहें और मुस्तकिल कोशिश करते हैं, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हमें हाथ जो दिया अल्लाह ताला ने, ऊपर वाला हाथ दिया, यानी देने वाला। अभी तक लेने वाला बनाया नहीं है। दैट इज व्हाट। अब ये बातें कहने का मतलब ये है कि देखिए आप लोगों को जो है ठीक है बेटा। तो आप लोगों को फीस के हवाले से एक सर्कुलर जो है वो दिया गया होगा, उसको पॉजिटिव लेकर आप लोगों को लिंक्स वहां पर भेजे हुए होंगे। बैंक के आईडी नंबर जो है वहां पर अकाउंट नंबर दिया हुआ होगा। तो काइंडली इसको भी अपनी एक जिम्मेदारी समझकर इसको फिल करें, ताकि हमारे आने वाले जो मामला है प्रॉपरली चल सके। इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, और इसकी बिना पर आपकी क्लासेस ज़ाया ना हो पाए। वी आर गोइंग टू डू दैट आउट देयर। हम मिल बांट कर अगर ये काम करेंगे बेटे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमट जाएंगी। एक साल वैसे ही गुजर चुका है और आने वाले वक्त भी गुजर ही जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला की खासियत ये, वो औकात से ज़्यादा खुशियाँ दे देता है, लेकिन बर्दाश्त से ज़्यादा गम नहीं देता। इतनी साल खुशियों के दिए हैं तो हम नाशुक्री में गुजार दिए हैं। अभी एक साल परेशानी गुजरे तो हमारा दिमाग ठिकाने आ गया। अल्लाह करे कि ठिकाने आ भी जाए, हम उस रास्ते पे आ जाए जिस रास्ते पे हमें अल्लाह और उसके रसूल ने चलने का हुक्म दिया, ठीक है। तो ये मिल बांट कर अगर हम सारे काम करेंगे, हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज बेटे। तो ट्राई टू टेक इट पॉजिटिव आउट देयर, इसको नेगेटिव सेंस में मत लेकर जाइएगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कांधे पर, आपके वालिदैन के कांधे पर है, तो वैसे ही हमारे कांधे पर भी बीइंग मैनेजमेंट बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो आई होप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कोऑपरेटिंग विद पीपल अबाउट द फीस अमाउंट व्हिच विल बी पेड विद इन द ड्यू टाइमिंग बेटे, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासिर हो बेटे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत जल्द दुआ करिएगा कि इस पेंडेमिक से हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। हमारे गुनाह बेशक हुए होंगे, अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करते रहिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि वो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाला बेटे, ठीक है। बाकी माशाअल्लाह आप अक्लमंद भी है, समझदार भी। अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।